रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम सा खम्मा घड़ी। मैं शर्मिला यादव रिम क्लासेस ऑनलाइन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं पे भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारी जो ये पेपर सॉल्यूशन की जो सीरीज़ थी उसमें जो नेक्स्ट अपना जो 8 तारीख को सेकंड पारी का पेपर है उसमें जो अभी है ये इंडिया जीके वाला पोर्शन है हम सोल्व करेंगे। तो देरी न करते हुए अपने इस पॉइंट पे आते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास पाकिस्तान, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। बात किसकी कर रहे हैं? कालीबंगा की बात कर रहे हैं। तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान के जो हनुमानगढ़ जिला है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। ठीक है। इसके अलावा हनुमानगढ़ के अंदर आपके हो जाता है पीलीबंगा, पीलीबंगा और रंगमैन, ये भी आपके हनुमानगढ़ के अंदर रहेंगे। ठीक है। कालीबंगा जो नाम है वो काली चूड़ियों के कारण पड़ा था यहाँ पे, और पीलीबंगा है वो यहाँ पे से पीली चूड़ियों के नाम पे पड़ा कि बंगा का मतलब होता है चूड़ियाँ। ठीक है। यहाँ पे कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य हमें मिले हैं। अभी बात करते हैं पाकिस्तान की। बात करें तो पाकिस्तान के अंदर पता है आपको सबसे ज़्यादा जो हड़प्पा कालीन स्थल है वो पाकिस्तान में मिले हैं। तो खुद सिंधु सभ्यता के जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो सबसे फेमस है वो पाकिस्तान में रहेंगे आपके। हरियाणा के अंदर बात करें तो राखीगढ़ी और बनवाली। यदि गुजरात की बात करें तो सुरकोटदा और जो धोलावीरा है वो कहाँ से मिले? गुजरात से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म या हिंदू धर्म? तो सम्राट अशोक कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व। सम्राट अशोक की बात करें तो ये जो मौर्य साम्राज्य है जिसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके जो तीसरा जो वंशज हैं वो कौन है? सम्राट अशोक। पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद कौन आता है? सम्राट अशोक। तो 261 ईसा पूर्व में जो होता है कलिंग का युद्ध होता है। इसमें एक व्यापक जनसंहार होता है जिससे सम्राट अशोक जो हैं वो व्यथित हो जाते हैं और ये क्या करते हैं? बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं। बौद्ध धर्म की इनको जो शिक्षा है वो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने इनको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। ठीक है, क्लियर? तो कौन सा स्वीकार करते हैं? बौद्ध धर्म। फिर जो है नेक्स्ट है, किस शासक के पराजित होने के पश्चात हुमायूं को 15 वर्षों के लिए निर्वासित होना पड़ा था? तो हुमायूं की बात करें, आपको पता होना चाहिए कि इस हुमायूं का जो शासनकाल है वो 2 काल के अंदर आता है। इसमें यहाँ पे जो शेरशाह सूरी है उनके साथ 1540 में हुमायूं का एक युद्ध होता है जिसको बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कहते हैं। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। इसमें हुमायूं है वो शेरशाह सूरी से बुरी तरह से हार जाता है और यहाँ से भारत से भाग जाता है। यहाँ पे ईरान के शासक की सहायता से ये वहाँ पे कुछ जो नदी क्षेत्र है, पाट क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ समय के लिए अधिकार करता है और वहाँ पे अपनी सेना को संगठित करता है। वापस से ये 1555 में आता है भारत और सरहिंद का युद्ध होता है। सरहिंद का युद्ध होता है और उसमें जो मुगल सेना है वो अफगान सेना को हरा देती है और क्या करती है? दिल्ली पर अधिकार कर लेती है। यदि इसकी बात करें शेरशाह सूरी 1545 में, आपको पता है कि बिहार सासाराम में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका काल रहता है 1538 से 1545 का रहता है। ठीक है। सरहिंद के युद्ध के बाद दिल्ली पे अधिकार किसका हो गया? मुगलों का हो गया। लेकिन 1556 के अंदर ही जो हुमायूं है उसी के द्वारा बनाए गए एक महल जो दीन पनाह भवन भी दीन पनाह महल जिसको बोला गया, उसी की जो लाइब्रेरी की जो सीढ़ियां हैं वहां से गिरकर क्या हो जाते हैं? हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है।
तो किससे हराकर, किससे, शेरशाह से हारकर इसको क्या करना है, 15 वर्षों के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। ठीक है। फिर है किसके शासनकाल में चंगेज खान सिंधु नदी के तट पर आया था। चंगेज खान है वो मंगोल साम्राज्य का निर्माता कहा जाता है चंगेज खान को। तो ये अपने एक भगोड़े अलाउद्दीन मोहम्मद का पीछा करते करते भारत आता है, जहाँ पे उस टाइम दिल्ली पर शासन था इल्तुतमिश का, जो गुलाम वंश का एक शासक है ना। तो इल्तुतमिश क्या करता है, इसकी दूरदर्शिता देखिए कि वो जो उसका भगोड़ा था उसको शरण देने से शाह मना कर देता है। तो इसलिए चंगेज खान भारत पर आक्रमण न करके सिंधु नदी के पार से ही वापस चला जाता है। तो किसके टाइम पे आया था, इल्तुतमिश के टाइम पे। काकोरी कांड 1925 के लिए निम्नलिखित में से किसे फांसी की सजा नहीं दी गई थी। बात करते हैं काकोरी कांड की। तो काकोरी कांड ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। लखनऊ सहारनपुर के जो रेलवे लाइन है वहाँ पे जो ये ट्रेन की डकैती होती है, काकोरी कांड जो फेमस है, इसमें जो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये जो चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है, इसके जो कार्यकर्ता है वो एक ट्रेन को लूटते हैं। कब, 9 अगस्त 1925 को। इसके अंदर कौन कौन शामिल होते हैं, रोशन सिंह शामिल होते हैं, राजेंद्र सिंह लाहिड़ी भी शामिल होते हैं, अशफाक उल्लाह खान भी शामिल होते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद शामिल होते हैं। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह जिन्होंने जेल के अंदर एक गाने की रचना भी करी थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो बिस्मिल्लाह खान भी इसके अंदर शामिल थे। इसमें से रोशन सिंह, राजेंद्र सिंह लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खान और बिस्मिल्लाह खान को क्या की थी, पकड़ लिया गया था और फांसी की सजा सुना दी गई थी। लेकिन चंद्रशेखर जो आज़ाद हैं वो भागने में कामयाब होते हैं। और आपको पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद आजीवन आज़ाद ही रहे थे, है ना। तो इन्होंने बाद में HSRA, इसका जो HRA है इसका नाम बदलकर HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की भी स्थापना करी थी और उसके माध्यम से जो अपनी गतिविधियां हैं वो चलाई थी। आपको पता है उसके अंदर फिर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो ये भी जुड़े थे HSRA के अंदर ही। ठीक है। तो आपका वो क्या हो जाएगा आंसर, चंद्रशेखर आज़ाद। आपको नहीं पता कि इसको फांसी दी थी या नहीं दी थी, तो आपको ये तो पता है ना कि चंद्रशेखर आज़ाद है वो कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए थे। तो इससे क्या कर सकते हो, आप अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है। तो ये डेट आप याद कर लेना कि काकोरी कांड कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को। फिर है क्वेश्चन आपका, सलीमुल्लाह और आगा खान तृतीय ने किस वर्ष में मुस्लिम लीग का गठन किया था। बात करते हैं सलीमुल्लाह खान और आगा खान की। यह घटना है 1906 की। और इससे पहले आपको पता है कि 1905 में क्या हुआ था। 1905 के अंदर लॉर्ड कर्जन ने क्या कर दिया था, बंगाल विभाजन कर दिया था। यदि ये मानूं कि ये पूरा बंगाल है तो इसको पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल यानी कि पूर्वी बंगाल के अंदर बांट दिया गया था। इसकी राजधानी कोलकाता बनाई गई थी और इसकी राजधानी ढाका बनाई गई थी। वर्तमान जो बांग्लादेश है वो पूर्वी बंगाल। यहाँ के जो बंगाल के जो नवाब थे वो थे सलीमुल्लाह खान। ये क्या ये मुस्लिम, जो आपको पता है कि मुस्लिम और इधर हिंदू जनता का प्रभुत्व ज़्यादा था, प्रतिनिधित्व ज़्यादा था, तो ये इसके पूर्वी बंगाल विभाजन के समर्थक थे। ठीक है। तो 30 दिसंबर 1906 को आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान और मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और सलीमुल्लाह खान को इसका संस्थापक माना जाता है, जबकि आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो आगा खान को क्या बने थे, प्रथम अध्यक्ष बने थे मुस्लिम लीग के। तो क्लियर, कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, 1906 के अंदर।
मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहां पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था? यदि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव की मैं बात करूं तो 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन है वो लाहौर के अंदर हुआ था। कहां पे हुआ था? 23 मार्च 1940। 23 मार्च 1940। जैसे कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन होते थे वैसे क्या है, मुस्लिम लीग के भी वार्षिक अधिवेशन है, और ये वाला अधिवेशन कहाँ पे हो रहा है? लाहौर के अंदर हो रहा है। इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं जिन्ना। जिन्ना इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, और इसी अधिवेशन के अंदर जो है पाकिस्तान का जो प्रस्ताव है वो औपचारिक रूप से पारित किया गया था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1940 का लाहौर अधिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है? तो बात करें काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये क्या, जैसे ही पानी इसके अंदर मिलता है तो ये क्या हो जाती है? चिपचिपी हो जाती है। और जब ये मिट्टी सूखती है तो इसके अंदर दरारें हो जाती हैं। दरारें होने के कारण आपको मतलब बिना जुताई के उन दरारों के अंदर बीज डाल दिए जाते हैं। तो इसलिए इस मिट्टी को क्या किया जाता है? क्या कहा जाता है? स्वयं जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी से प्रवाहित नहीं होती? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। बंगाल की खाड़ी में अपना जल नहीं गिराती, आप इसको ऐसे समझिएगा, बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित, यहाँ से की जगह में कर लीजिए, प्रवाहित नहीं होती है। तो यदि कृष्णा, गोदावरी और महानदी की बात की जाए तो ये जो अपना जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में डालती हैं, जबकि साबरमती नदी है वो अपना जल है वो अरब सागर के अंदर डालती है, अरब सागर के अंदर डालती है। यदि इनके उद्गम की मैं बात करूं तो जो कृष्णा नदी है वो महाबलेश्वर के निकट महाराष्ट्र से निकलती है। गोदावरी है वो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलती है। ये पश्चिम घाट की पहाड़ियां हैं, महाबलेश्वर और त्र्यंबकेश्वर। महानदी है वो सिहावा नामक पर्वत रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है। और यदि साबरमती की बात करूं तो ये अपने राजस्थान से ही इसका उद्गम होता है। उदयपुर में जो अपनी अरावली की पहाड़ियां हैं वहां से इसका साबरमती नदी का उद्गम होता है। राजस्थान में ये लगभग 15 किलोमीटर के लगभग बहती है और उसके बाद ये गुजरात के अंदर प्रवेश कर जाती है। ये साबरमती नदी वही नदी है जिसके किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 के अंदर किसने की थी? गांधी जी ने की थी। ठीक है, बोर घाट कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिमी घाट के दर्रे आते हैं, बोर घाट, पाल घाट, सैनकोटा घाट, और यदि बात करूं पाल घाट की, यदि इनसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, इनका पूछा जाता है करम। ये 4 दर्रे मुख्य पूछे जाते हैं यहाँ पे, मतलब पश्चिमी घाट के दर्रों की बात की। सबसे पहले जो दर्रा है वो है थाल घाट, उसके बाद यदि बात करूं तो वो है भोर घाट, यदि फिर बात करूं पाल घाट, और फिर आता है सैनकोटा घाट। इनका क्रम पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण में इनका आप क्रम लिखिए। तो ये क्या है? थाल घाट। फिर कौन सा है? भोर घाट। फिर कौन सा है आपका? पाल घाट। और फिर कौन सा है आपका? सैनकोटा घाट। आपका जो थाल घाट है, थाल घाट मुंबई टू नासिक, दिखाई दे रहा है यहाँ से, मुंबई टू नासिक। आप थोड़ा समझ लीजिएगा, मुंबई टू नासिक। ठीक है, फिर जो भोर घाट है वो आपका जाता है मुंबई टू पुणे। ठीक है, मुंबई से पुणे जाने का जो रास्ता कौन सा प्रदान करता है? भोर घाट करता है। पाल घाट की बात करूं
तो ये कोच्चि से चेन्नई, कोच्चि टू चेन्नई का जो मार्ग कौन हुआ है, किससे जाता है, पालघाट से। और सैनकोटा घाट की बात करूं तो ये तिरुवनंतपुरम से मदुरई, तिरुवनंतपुरम टू मदुरई, ठीक है। थालघाट, बोरघाट, पालघाट, सैनकोटा घाट, ठीक है। थालघाट मुंबई टू नासिक, बोरघाट मुंबई टू पुणे, पालघाट कोच्चि टू चेन्नई, और सैनकोटा घाट तिरुवनंतपुरम टू मदुरई। तो आप चारों घाटों को याद कर लीजिए, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाएंगे, इनका क्रम भी पूछ लिया जाएगा, तो इसको आप TBPS से याद कर लेना, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, बोरघाट कहाँ स्थित है, तो ये जो है आपके लोनावाला महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। तो आपका उत्तर यहाँ से निकल के आया, लोनावाला महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो बाजरा के उत्पादन में आपको पता ही है कि अपना राजस्थान है वो प्रथम स्थान पे है, क्योंकि राजस्थान जो बाजरा है वो शुष्कता और जो गर्मी है वो आसानी से सहन कर लेता है, और अपने यहाँ पे जो सर्वाधिक जो परिस्थितियाँ हैं वो ऐसी है, शुष्कता और गर्मी वाली है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, राजस्थान के अंदर होता है। गुजरात के अंदर बात करें तो मूंगफली का उत्पादन यहाँ पे होता है। मध्य प्रदेश को आपको पता है सोया प्रदेश कहा जाता है ना, सोया प्रदेश, यहाँ पे सोयाबीन का उत्पादन होने के कारण कहा जाता है। और आंध्र प्रदेश में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है, लगभग 88% के लगभग जो मक्का है देश का वो आंध्र प्रदेश पूर्ति करता है। इसके अलावा चना के अंदर भी राजस्थान का प्रथम स्थान है, ठीक है। मध्य प्रदेश सोयाबीन, आंध्र प्रदेश मक्का, गुजरात मूंगफली और राजस्थान बाजरा और चना, इसके अलावा सरसों भी। निम्नलिखित में से चीनी उद्योग के लिए कौन सा एक कच्चा माल नहीं है, तो यह पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किससे चीनी का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो गन्ना आपको पता है कि प्रमुख कच्चा माल है, इसके अलावा चुकंदर की भी चीनी बनती है, मक्के का जो शरबत है उससे भी चीनी बनती है, लेकिन गाजर का यूज किसमें नहीं होता है, चीनी उद्योग के अंदर नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गाजर। स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष में भारत में प्रथम बार जनगणना की गई थी, तो आपको पता है कि स्वतंत्रता के बाद 1951 के अंदर जो भारत के अंदर प्रथम जनगणना की गई थी, और जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी, 1872 के अंदर हुई थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1951 में भारत के अंदर प्रथम जनगणना की गई थी, और शुरुआत कब से होती है, 1872 से, ठीक है। लिंगानुपात का क्या अर्थ होता है, लिंगानुपात की बात करें तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं, ये है लिंगानुपात। बात करें तो यदि प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, तो ये आपकी किसको निर्धारित करती है, लिंगानुपात को। तो क्या हो जाएगा, प्रति 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति 10,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, और प्रति 1,00,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। कोई भी दर या कोई भी अनुपात है वो जनरली किस पे होता है, 1000 पर होता है, ठीक है। यदि शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 1000 जन्म लेने वाले बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या। यदि मातृ मृत्यु दर तो भी 1000 महिलाएं जो जिनका प्रसव हुआ है उनके ऊपर जो महिलाओं की मृत्यु होती है वो। तो इस तरह से ये निर्धारित होती है। तो लिंगानुपात क्या हो जाएगा, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ठीक है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम राज्यों को साक्षरता के बढ़ते क्रम में दर्शाता है। तो यहाँ पे आपको 4 राज्य दिए गए हैं और आपको उनकी क्या पूछी गई है, साक्षरता दर पूछी गई है। यहाँ पे आपसे पूछी गई है साक्षरता दर, और पूछी गई है बढ़ते क्रम में पूछी गई है। तो आपको पता है कि केरल की सर्वाधिक है, कितनी परसेंट है, 94% है। उसके बाद यदि गोवा की बात करूं तो लगभग 88% के लगभग गोवा की रहेगी। अरुणाचल प्रदेश की है
वो लगभग 65% और बिहार की लगभग 61% है। तो आपको पता है कि यदि बढ़ते क्रम में पूछा है तो क्या हो जाएगा, सबसे कम किसकी, बिहार। बिहार, तो ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया। बिहार के बाद किसकी होनी चाहिए, अरुणाचल प्रदेश की होनी चाहिए, फिर किसकी होनी चाहिए, गोवा की होनी चाहिए, और फिर किसकी होनी चाहिए, केरल की। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो आप जनसंख्या वाला टॉपिक थोड़ा सा अच्छे से करके जाइए क्योंकि ये क्रम भी पूछ लेता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। यदि जिम कॉर्बेट की बात करूं तो ये हमारे देश का सबसे पुराना यानी कि पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको 1936 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। तो जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है आपके, वो है आपके उत्तराखंड के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन से हैं, यदि आप बात करें तो पन्ना है, पेंच है, बांधवगढ़ है, इसके अलावा कान्हा भी यहाँ पे है। तो कान्हा। पश्चिम बंगाल में कौन सा है, सुंदरवन। सुंदरवन किस में है, पश्चिम बंगाल में। गुजरात की बात करूं तो गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात के अंदर है। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। ठीक है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला, मध्य प्रदेश में जो पन्ना जिला है वो हीरे के उत्पादन के लिए अपना एक अलग ही स्थान रखता है, वो इसी के लिए प्रसिद्ध है। आपने जो गोंडवाना जो उसकी खान का नाम सुना है, जहाँ से क्या कोहिनूर हीरा निकला था, वो भी कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर ही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हीरा। किस वर्ष में गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। गांगेय डॉल्फिन, ये बात कर रहे हैं गांगेय डॉल्फिन की, जिनको स्थानीय भाषा में सूस भी कहा जाता है, या सूस या शिशुमार। शिशुमार भी कहा जाता है। तो गांगेय जो डॉल्फिन है उसको क्या घोषित किया गया, राष्ट्रीय जलीय जीव। पूछा है कि ये कब घोषित किया गया था, तो 2009, 5 अक्टूबर 2009। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 2009, 5 अक्टूबर 5 अक्टूबर 2009 को क्या किया गया, जलीय जीव घोषित किया गया गांगेय डॉल्फिन को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे बात करूं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल है, असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, चलो देखते हैं पहले इधर वाले। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी असम के अंदर है, ये भी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको भी क्या किया गया है, वन्य जीव इसमें यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। तो आपको पता होगा कि राजस्थान के अंदर अब ये सरिस्का भी किस में आ रहा है, अपने राजस्थान के अंदर है, और केवलादेव भी राजस्थान के अंदर है। और यदि विश्व विरासत स्थलों की बात करें प्राकृतिक स्थलों में, तो राजस्थान के अंदर एकमात्र कौन सा सम्मिलित है, ये है केवलादेव। कब सम्मिलित किया गया था, 1985 के अंदर सम्मिलित किया गया था। तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे अलग हो गया है, सरिस्का। सरिस्का है ये आपके अलवर जिले के अंदर पड़ता है, और केवलादेव है वो भरतपुर के अंदर पड़ता है। ठीक है, फिर है संविधान का अनुच्छेद 87 ऐसा खालिस्तान उदाहरण प्रदान करता है जब राष्ट्रीय संसद के दोनों सदनों को ये राष्ट्रीय नहीं है, ये यहाँ पे राष्ट्रपति होगा, इसको करेक्ट कीजिएगा, यह है राष्ट्रपति।
ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 87 ऐसा खालिस्तान उदाहरण प्रदान करता है जब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को विशेष रूप से संबोधित करता है। यदि विशेष रूप से संबोधित करने की बात करूं तो अनुच्छेद 87 के अनुसार जब लोकसभा का चुनाव होगा, जो साधारण चुनाव होते हैं लोकसभा के, उसके बाद राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक बुलाते हैं और क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। इसके अलावा यदि सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले जो नियम हैं, उनके जो अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के समय भी क्या करता है, दोनों सदनों को बुलाता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2, यानी कि 87 के अंदर जो 2 कारण दिए गए हैं जब क्या करेंगे, राष्ट्रपति दोनों सदनों को विशेष रूप से संबोधित करेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा 2020 में पेश किया गया था, तो ये उस टाइम के करंट में रहा होगा। तो इसका जो आपका उत्तर है ये है केरल पुलिस संशोधन जो बिल है वो कब किया गया था, 2020 के अंदर पेश किया गया था। इसमें क्या था कि केरल पुलिस महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ जो साइबर हमले हैं उनको रोकने के लिए क्या लेके आई थी केरल सरकार, केरल पुलिस संशोधन बिल। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका संबंध 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 से है, तो आप इसका बताइए। ये क्वेश्चन बात कर रहा है 73वें संविधान संशोधन 1992 की। तो ये जो है आपके पंचायती राज से संबंध रखता है और पंचायती राज को संविधान के भाग 9 के अंदर 11वीं अनुसूची के अंदर भाग 9 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ये जो है पंचायती राज, ये राज्य सूची का विषय है। इसके अलावा इसके अंदर जो अनुच्छेद है वो 243 से लेके 243 ओ तक, यानी कि 16 अनुच्छेद किसमें है, पंचायती राज अधिनियम के अंदर, यानी कि ये संविधान के अंदर आपके रहेंगे पंचायती राज से संबंधित 243 से 243 ओ तक। पंचायती राज के अंदर जो 29 विषय हैं, विषय कितने हैं, 29 शामिल किए गए हैं। इसके अलावा यदि बात करूं 74वां, यहीं पे नगर पालिका से संबंधित की बात करूं तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम भी 1992 के अंदर ही आया था, जो किससे संबंधित था, नगर पालिकाओं से संबंधित था। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है, भाग 9 के अंदर है, 11वीं अनुसूची के अंदर है, और यदि अनुच्छेदों की बात करें 243 से 243 ओ में है। फिर है ओजोन क्षय कारक पदार्थ ऐसे रसायन होते हैं जो पृथ्वी को सुरक्षा देने वाली ओजोन परत को नष्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन क्षय कारक पदार्थ नहीं है। यदि ओजोन क्षय की मैं बात करूं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको कहीं मिल जाए क्लोरीन, यानी कि Cl की बात करूं, क्लोरीन की बात करूं, तो क्लोरीन आपको जहां जहां दिख रहा है वो आपके ओजोन का क्षय करेंगे। और इसके अलावा आपको दूसरा ऑप्शन मिले तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन, इसमें क्लोरीन है, टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इसमें आपके क्लोरीन है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, इसके अंदर आपका क्लोरीन है, पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये आपका एक ऑक्सीकारक है जिसका सूत्र होता है KMnO4। इसका जो यूज है वो आपके जल के शुद्धिकरण के अंदर किया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट का, जबकि ये है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC रेफ्रिजरेटर के अंदर जो भरा जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी करता है, और मिथाइल क्लोरोफॉर्म ये भी क्या करता है, ओजोन की लेयर का क्षय करती है। ठीक है। तो आपका उत्तर यहाँ पे हो गया पोटेशियम परमैंगनेट। निम्नलिखित में से किस एंजाइम का अग्नाशय से संबंध नहीं होता है। तो यदि बात करें आपके पास ऑप्शन है लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और टाइलिन। लाइपेज की बात करूं तो ये अग्नाशय से संबंध रखता है, एमाइलेज की बात करूं तो ये भी रखता है, और ट्रिप्सिन की बात करूं तो ये भी कर। और टाइलिन है,
टाइलिन है जो आपका लार के अंदर पाया जाता है और इसको लार एमाइलेज भी बोलते हैं, लार एमाइलेज। ये क्या करता है, मुंह के अंदर जो स्टार्च है उसका पाचन करता है। किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन। तो यानी कि पूछा जाए कि पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, तो मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। किसके माध्यम से? लार एमाइलेज या टाइलिन के माध्यम से। इसके अलावा यदि बात करूं तो लार के अंदर एक लाइसोजाइम भी पाया जाता है, लाइसोजाइम। ये बैक्टीरिया रोधी है, यानी कि जो आपके भोजन के अंदर जो जीवाणु वगैरह हैं उनको जो नष्ट करने का काम कौन करता है? वो लाइसोजाइम करता है। तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? टाइलिन है। टाइलिन वो जो है अग्नाशय से संबंध नहीं रखता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम में प्रसिद्ध है? ये आपके ऑप्शन, इनको ऑप्शन को आप चेंज कर लो, यहाँ पे इसकी जगह कर लो बिहार। कोई नृत्य थोड़ी ना होता है। घूमर कर लो, और बिहू नृत्य तो है, लेकिन कौन सा नृत्य यहाँ पे? या तो शास्त्रीय नृत्य होना चाहिए या लोक नृत्य। यदि लोक नृत्य की बात करें, यदि यहाँ पे लोक नृत्य है तो आपका आंसर हो जाएगा बिहू के साथ। और यहाँ पे यदि शास्त्रीय नृत्य की बात करूं, शास्त्रीय नृत्य की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका सत्रिया नृत्य। तो ये आपके दोनों ही असम से संबंध रखते हैं। ठीक है। गरबा है वो आपके गुजरात से संबंध रखता है, और यदि घूमर की बात करूं तो ये आपके राजस्थान से संबंध रखता है। ठीक है। जो सत्रिया है वो जो 8 अपने शास्त्रीय नृत्य है उनके अंदर शामिल है। इसके अलावा कौन से और शास्त्रीय नृत्य हैं? भरतनाट्यम है, कथकली है, कथक है, कुचिपुड़ी है, मणिपुरी है, ओडिसी है, मोहिनी अट्टम है। ये किसकी श्रेणी में आते हैं? शास्त्रीय नृत्यों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। तो यदि आपका यदि शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो यहाँ पे सत्रिया होगा, और यदि लोक नृत्य की बात की जाए तो यहाँ पे बिहू होगा। दोनों ही आपके क्या है? सत्रिया और बिहू। ठीक है। यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर होगा। मंजूषा पेंटिंग का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? मंजूषा पेंटिंग, इसके अंदर बिहुआ विषधारी, ये कुछ लोक कथा है। क्या है? बिहुआ विषधारी लोक कथा है। तो जहाँ कहाँ पे प्रचलित है? ये भागलपुर क्षेत्र है जो बिहार के अंदर पड़ता है। भागलपुर बिहार। मंजूषा पेंटिंग के अंदर बिहुआ विषधारी का चित्रांकन है वो किया जाता है, और ये क्या है? लोक कथा है। इसके अंदर जो विशेष रूप से नाग का चित्रण तो होता ही है, इसलिए इसको मंजूषा पेंटिंग को नाग चित्रकला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाग चित्रकला। नाग चित्रकला भी बोलते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा आपका? बिहार। किसकी कथाएं होती हैं इसके अंदर? बिहुआ विषधारी की कथाएं होती हैं। विशेष रूप से कौन से क्षेत्र के अंदर है? भागलपुर बिहार के अंदर। ठीक है। यदि राजस्थान के अंदर यदि बात करूं पेंटिंग की, तो आपको पता है कौन सी पेंटिंग सबसे ज्यादा फेमस है राजस्थान में? बनी ठनी फेमस है। ठीक है। किस मुगल सम्राट ने दीनपनाह नगर की स्थापना की थी? तो दीनपनाह नगर बोलूं, दीनपनाह महल बोलूं, तो आपको पता है अभी पीछे क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, किसने स्थापना करी थी? हुमायूं ने करी थी। और इसी की जो लाइब्रेरी के अंदर जो सीढ़ियां बनी थी वहां पे जो हुमायूं है वहां से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित रानी की बाव किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है आपके पास गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक। चलो नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। यदि कर्नाटक में यूनेस्को में शामिल यदि कुछ विश्व विरासत स्थल है तो कौन सा है? एक तो हम्पी आपका हो जाएगा, और एक दूसरा जो होयसल मंदिर है, क्या लिखते हो? होयसल मंदिर। कर्नाटक में ये जो है यूनेस्को में शामिल है।
यदि महाराष्ट्र की यदि बात करूं तो अजंता एलोरा, अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र, ये यूनेस्को में शामिल है। राजस्थान की यदि बात करूं तो अपना जो जंतर मंतर है वो यूनेस्को में शामिल है। इसके अलावा 6 दुर्ग भी राजस्थान विश्व विरासत स्थलों में शामिल है। जिसकी बात करूं तो एक आपका जो दुर्ग पड़ेगा वो है चित्तौड़गढ़, गागरोन, आमेर, रणथंभौर, कुंभलगढ़, और जो आपका जो जैसलमेर दुर्ग है वो हो गए 1 2 3 4 5 6। चित्तौड़गढ़, गागरोन, आमेर, रणथंभौर, कुंभलगढ़, जैसलमेर। इसके अलावा जो जंतर मंतर है वो भी आपका विश्व विरासत स्थलों के अंदर शामिल है। यदि गुजरात की बात करूं तो आपका जो उत्तर है ये रानी की वाव कौन से में हो जाएगी, आपके गुजरात के अंदर हो जाएगी। तो महाराष्ट्र में अजंता एलोरा गुफाएं, हम्पी और होयसल मंदिर है वो कर्नाटक के हैं। जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, गागरोन, आमेर, रणथंभौर, कुंभलगढ़ ये आपके राजस्थान के हैं जो विश्व विरासत स्थल के अंदर, जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची के अंदर शामिल है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध ट्रॉफी थॉमस कप से पुरस्कृत किया जाता है? तो जो थॉमस कप है वो है आपके बैडमिंटन से संबंधित। ठीक है। हॉकी की बात करूं तो एक जो फेमस है अपने मेजर ध्यानचंद जी की रणजीत सिंह ट्रॉफी, सर आगा खां ट्रॉफी, वो हॉकी से संबंधित है। यहाँ पे लिख देती हूँ, आगा खां मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी। और महाराजा रणजीत सिंह ट्रॉफी, महाराजा रणजीत सिंह ट्रॉफी। इसके अलावा यदि फुटबॉल की बात करें, फुटबॉल की जैसे हमने कल बात की थी, जो फीफा कप है वो फुटबॉल के लिए फेमस है। और टेनिस में जो ये जितने आपके ओपन होते हैं, फ्रेंच ओपन है और आपका जो अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन ओपन है, इस तरह के जो 4 ओपन आपके होते हैं वो किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। तो आपका थॉमस कप किससे संबंधित हो जाएगा? बैडमिंटन से। ठीक है। पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झांझड़िया का संबंध किस खेल से है? तो इसका तो आपको पता होना ही चाहिए, ये हमारे राजस्थान से ही संबंध रखते हैं, राजस्थान के चूरू जिले से ये संबंध रखते हैं। तो देवेंद्र जो झांझड़िया हैं उनका संबंध भाला फेंक से है। जो अभी ओलंपिक हुआ है इसके अंदर भी इन्होंने क्या किया था, जो रजत पदक है वो इन्होंने जीता था। इसके अलावा जो 2004 में पैरा ओलंपिक एथेंस में इन्होंने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद 2016 के अंदर भी इन्होंने क्या किया? स्वर्ण पदक जीता। तो 2004 में स्वर्ण जीता है, 2016 के अंदर भी क्या जीता है? स्वर्ण जीता है, और 2020 वाले में इन्होंने रजत जीता है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? राजस्थान के चूरू जिले से बिलोंग करते हैं। और भाला फेंक में अभी भी आपको पता है नीरज चोपड़ा जी का नाम फेमस है, वो भी किससे संबंधित है? भाला फेंक से संबंधित है, जो व्यक्तिगत स्पर्धा के अंदर दूसरा गोल्ड लेके आए थे। पहला निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा के नाम पे है। भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो भारतीय ओलंपिक संघ 1950, 1948, 1950 फिर 1927। तो भारतीय ओलंपिक संघ है वो 1927 के अंदर स्थापित किया गया था। और जो सर दोराबजी टाटा, सर दोराबजी टाटा इनके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे किसके? भारतीय ओलंपिक संघ के। कब स्थापित हुआ था? 1927 में।
अर्जुन पुरस्कार से संबंधित निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध टेबल टेनिस से है? ऑप्शन है आपके पास सोनिया लाठर, रविंद्र जडेजा, अंजुम मोदगिल और हरमीत राजू देसाई। तो बात करते हैं सोनिया लाठर, ये एक शौकिया मुक्केबाज हैं, मुक्केबाज। रविंद्र जडेजा, इनका संबंध आपको पता है किससे है? क्रिकेट से है। अंजुम मोदगिल का संबंध निशानेबाजी से है। और यदि टेबल टेनिस की बात करें तो आपकी आंसर हो जाएगा हरमीत राजू देसाई। इनका संबंध किससे है? टेबल टेनिस से। यही आपका उत्तर हो जाएगा, हरमीत राजू देसाई। ठीक है। फिर है भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है आपके? मासिनराम। और मासिनराम यदि ऑप्शन में नहीं हो और चेरापूंजी हो तो आप चेरापूंजी करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपके मासिनराम दे रखा है। तो मासिनराम ये मेघालय में स्थित जगह है जहाँ पे क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो चावल और जो गेहूं है वो भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। चावल का उत्पादन सर्वाधिक कौन सा राज्य करता है? पश्चिम बंगाल सर्वाधिक उत्पादन करता है। किसका? चावल का। और गेहूं का जो सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? उत्तर प्रदेश करता है। बाजरा का आपको पता ही है, राजस्थान सर्वाधिक उत्पादन करता है। और चना का भी राजस्थान सर्वाधिक उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से किसे हास्य लाफिंग गैस कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या नाइट्रस ऑक्साइड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अभी देखा था किसमें? ओजोन के 6 के अंदर। ये फ्रिज के अंदर यूज होती है जनरली, यानी कि जो शीतकारक जो उपकरण है, फ्रिज हुआ, एसी हुआ, उसके अंदर CFC का यूज पहले ज़्यादा मात्रा में किया जाता, अभी इसका कुछ कम भी हुआ है, क्योंकि ये क्या करती है? जो अपन की ओजोन लेयर है उसका क्षय करती है। फिर मीथेन, मीथेन CH4 एक ज्वलनशील गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता ही है वातावरण के अंदर, ये आप पौधे हैं इसको क्या करते हैं? श्वसन के दौरान, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान इसको यूज करते हैं। और ये हमारा कार्बन जो डाइऑक्साइड है वो जो जंतु है वो किसके रूप में, यानी कि श्वसन जो इन एक्सेल करते हैं उसके दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यदि नाइट्रस ऑक्साइड की बात करूं तो इसका फॉर्मूला है आपका N2O। तो आपके नाइट्रस ऑक्साइड है ये लाफिंग गैस के रूप में जानी जाती है। यदि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो आपके वो शुष्क बर्फ के रूप में जानी जाएगी। ठीक है। ठीक है। तो अब इंडिया जीके में इतने ही क्वेश्चन है। जनरल साइंस के भी आपने देखे कि 1-2 क्वेश्चन ही आए थे, बहुत आसान से क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा इसमें मतलब आसानी से आपको क्या कर सकते थे, इनको एलिमिनेट, ऑप्शन से एलिमिनेट भी कर सकते थे। तो बहुत ज़्यादा भारी भरकम क्वेश्चन आ नहीं रहे, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रह जाइए और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। तो आपके एग्जाम के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।